हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट को। और एनुअल रिपोर्ट्स हर इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है और इससे हमें बहुत आइडिया मिलता है कि कंपनी आगे क्या करने जा रही है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं और चेयरमैन क्या कहना चाहते हैं, बोर्ड का क्या थॉट प्रोसेस है। ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम वही कवर करेंगे और इसलिए आप एंड तक वीडियो देखना ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में घंटों लगते हैं और आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती रहता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम परफॉर्मेंस हाइलाइट्स देख लेते हैं इस साल की। तो आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम इनकी 797 करोड़ रहा है, जो कि 714 करोड़ से बड़ा है। एबिटा 215 करोड़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको 162 करोड़ दिख रहा है, जो कि पिछले साल सिर्फ 71 करोड़ था। ROCE आपको 31.2% दिख रहा है, जो कि काफ़ी शानदार नंबर है। और फ्री कैश फ्लोज आप देख सकते हैं, 214 करोड़ मिला है इनको, जो कि 99.6% ऑफ एबिटा है। तो कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। और मेडन डिविडेंड ₹3 पर इक्विटी शेयर उन्होंने अनाउंस किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इनकी प्रमोटर होल्डिंग है 53.25%, पब्लिक 27 और बाकी आप देख सकते हैं। उसके बाद यूटिलाइजेशन इन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है, 79.5% यूटिलाइजेशन आया है। एट्रिशन काफ़ी कम किया है। एट्रिशन मतलब जो एम्प्लॉयज़ आना जाना करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ छोड़ के चले जाते हैं, तो वो रेट काफ़ी कम दिख रहा है इस साल। और इसका एक प्राइमरी रीज़न ऑफ कोर्स कोविड भी है। लोग जल्दी जॉब नहीं छोड़ रहे हैं। पीपल सेटिस्फैक्शन स्कोर बढ़ते हुए देखा है। NPS यानी नेट प्रोमोटर स्कोर बढ़ा है, 57 हो गया है। $1 million कस्टमर्स 26 हो गए, एक्टिव 173 कस्टमर्स। एवरेज एनुअल रेवेन्यू पर कस्टमर भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है और $634,000 बन गया है। तो ये कुछ चीज़ है। उसके बाद आते हैं हम चेयरमैन्स लेटर के बारे में। तो सूटा जी ने क्या कहा है, हम उनका भी देखते हैं। तो पहले इन्होंने सिर्फ कोविड के बारे में बात की है स्टार्टिंग में। और इसमें इन्होंने फिर एक बातें कही कि वी हैव इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजीज विच हैव मैच्योर्ड इनटू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो इनके सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में क्या क्या आता है एनालिटिक्स, इसके अंदर आता है बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे IoT भी कहा जाता है। और तीसरा है डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसे DPA भी कहते हैं। और इसके बाद इन्होंने बोला है कि वी कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स एंड वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी। तो ये लोग काफ़ी नए नए टेक्नोलॉजीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन्होंने बना रखे हैं। इसके अलावा इनके 3 प्राइमरी बिजनेस यूनिट्स हैं, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज PES, डिजिटल बिजनेस सर्विसेज DBS एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज IMSS। अगर आपको समझ नहीं आया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये भी हम आगे वीडियो में कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या आता है इसके अंदर, बिजनेस यूनिट्स के अंदर। उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर खास चेंज नहीं हुआ है। और लास्ट ईयर इन्होंने डिफरेंट वर्टिकल असाइन किए, PES और DBS को। और बोथ PES एंड DBS ऑफर एंड टू एंड सॉल्यूशंस इन द रिस्पेक्टिव वर्टिकल्स। और IMSS इनका हॉरिजॉन्टल बिजनेस है जो ऑल इंडस्ट्रीज को कट करता है। और PES बिजनेस जो है, ये इनका बेडरॉक ऑफ हैप्पीएस्ट माइंड्स परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, पिछले 7 फॉर द फर्स्ट 7 ईयर्स। और पिछले 3 साल में, क्योंकि इनके 10 ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो पिछले 3 साल में बोथ DBS एंड IMSS हैव इम्प्रूव द परफॉर्मेंस सब्सटैंशियली। और इन्होंने फिर बोला कि इनका जो एबिटा और प्रॉफिट मार्जिन्स है और कंपेरेबल विद द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, और इन सम केसेस इवन बेटर। बहुत अच्छी न्यूज़ है। और दिस कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस क्या है, जो हमने देखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT और DPA। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि आगे के 10 साल का विजन ये लोग आर्टिकुलेट करेंगे और इनके एनिवर्सरी डेट अगस्त 29 के पहले अपने शेयर होल्डर्स को रिलीज़ करके दे देंगे। तो ये बहुत ही बड़ा ट्रिगर आने वाला है कि ये लोग अपना विजन बताएंगे। और इन्होंने फिर मेंशन किया कि आर मेजर मार्केट्स ऑफ US एंड यूरोप हैव रिकवर्ड, और इसलिए इसका डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इनका ऑर्गेनिक ग्रोथ का 20% ऑर्गेनिक ग्रोथ का टारगेट है, जो कि काफ़ी अच्छा है। कंजर्वेटिव टारगेट दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा हवा में बातें नहीं की हैं। तो ये बात अच्छी लगी देख के कि ओवर रियलिस्टिक टारगेट्स ये लोग नहीं दे रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि इंडस्ट्री में फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में थोड़े से डिसरप्शंस आए थे और इसलिए अर्ली क्वार्टर में थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक था। बट फाइनली थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में डिमांड बहुत अच्छा आया।
और आर एट न्यू हाइस। और इनके चैलेंजेस है हायरिंग एंड रिटेनिंग अ टैलेंट। ये हमने अपने अर्निंग्स कॉल वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो हम आपको बता देंगे एंड में। तो वो भी आप देख सकते हैं एक बार कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इनको। और उसके बाद इंक्रीज डिमांड इन्हें दिख रहा है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल टाइम बिजनेस इंटेलिजेंस यूजिंग एनालिटिक्स हो गया, आईओटी हो गया, एआई एमएल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, सिक्योरिटी सर्विसेज, रोबोटिक्स, वीआर, एआर, ये सब वर्टिकल्स में इन्हें डिमांड दिख रहा है। ये सब नए नए वर्टिकल्स हैं डिजिटल बिजनेस में। उसके बाद इन्होंने बोला कि एंटरप्राइजेस को 3 टेक्नोलॉजी थीम से अलाइनमेंट मिलेगी। एक है पीपल सेंट्रिसिटी, इसका मतलब होता है कि ये ह्यूमन बिहेवियर कैप्चर करता है। और ये आईओटी और वेरेबल डिवाइसेस से कैच होता है। अब जैसे आप फिटबिट जानते होंगे, जो आप पहन के घूमते हो और आपका सब कुछ वो ट्रैक करता है, तो वैसी चीज़ों से वो लोग मतलब कैप्चर करेंगे ह्यूमन बिहेवियर को। इसके बाद दूसरा जो इन्होंने मेंशन किया है वो है लोकेशन इंडिपेंडेंस। तो लोकेशनली इंडिपेंडेंट हो जाएगा बहुत सारा पार्ट उसमें होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका। और एनीवेयर ऑपरेशंस में क्या आता है, हाइब्रिड क्लाउड, एज कंप्यूटिंग एंड ऑटोमेटेड डिजिटल ऑपरेशंस। ये सब नई नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस हुई है आईटी सेक्टर में। साइबर सिक्योरिटी हो गया, जो प्रोटेक्शन के लिए होता है इंटरनेट पे। और रेजिलियंट डिलीवरी, उसमें रेजिलियंट डिलीवरी में इन्होंने बोला है इंटेलिजेंट कंपोजेबल बिजनेस मॉडल रहेगा, एआई इंजीनियरिंग रहेगा, और तीसरा रहेगा आपका हाइपर ऑटोमेशन। तो ये चीज़ें ये एनविजन कर रहे हैं कि एंटरप्राइजेस को ज़रूरत पड़ेगी, और ये सब हैप्पीएस्ट माइंड्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर हम एक बार फाइनेंशियल्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्योंकि ये पहले से ही दूसरे वीडियो में कवर्ड है, फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि टोटल इनकम फॉर ईयर वाज 798 करोड़, विच इज़ अबव इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ 11.7%। तो 11.7% से ज़्यादा ग्रोथ इंडस्ट्री से। उसके बाद FY18 से इन्होंने रेवेन्यूज़ में 18% CAGR ग्रोथ विटनेस किया है, जो कि अच्छा है काफ़ी, डबल डिजिट्स में। और रेवेन्यू जो ग्रोथ था वो ब्रॉड बेस्ड था और तीनों बिजनेस यूनिट्स ने ग्रोथ दिखाया है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी रही है और डिमांड और ग्रोथ भी अच्छा है हर जोग्राफी में। उसके बाद फिर उन्होंने डिटेल्स दिया कि जो PES है, जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस है, उसने 7.9% ग्रोथ रजिस्टर किया है। DBS डिजिटल बिजनेस सर्विस ने 6.4% किया है ग्रोथ। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी IMSS ने 2.7% ग्रोथ रजिस्टर किया है। उसके बाद इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग दिस ईयर PES और DBS ने अपने आप को वर्टिकल से अलाइन करना स्टार्ट कर दिया है। और IMS ने एक हॉरिजॉन्टल सर्विस जैसे एक्ट कर रहा है, जो कि हर वर्टिकल में हर डोमेन में आपको सर्विसेज देगा। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात कर चुके हैं, एनालिटिक्स, IoT और DPA। और ये सब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सपोर्ट देते हैं बिजनेस यूनिट्स को, जो 3 बिजनेस यूनिट्स हम देख रहे हैं। और इसके बाद पूरे साल में इन्होंने 9 न्यू बिलियन डॉलर कॉरपोरेशन एज कस्टमर्स ऐड किए हैं। और 3 कस्टमर $5 मिलियन से $10 मिलियन ग्रुप में ऐड किया है। पैट 162 करोड़ था, जो कि 127% का इंक्रीज था। ROC 31% दिखा, ROE 30% दिखा। फ्री कैश फ्लो आपको दिखा 215 करोड़ का, जो कि काफ़ी सॉलिड कैश फ्लो है। और 99% ऑफ एबिट है, जो कि बहुत सॉलिड है। और डिविडेंड उन्होंने ₹3 अनाउंस किया है। और दोस्तों, अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा या कम लग रही है तो आप यूट्यूब पे भी एडजस्ट कर सकते हैं स्पीड। आप तेज़ भी कर सकते हैं, आप स्लो भी सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद फिर उन्होंने एक छोटी सी बात की कि इन्होंने एक एक्विजिशन किया एक कंपनी का, जिसका नाम है PGS, पिमकोर ग्लोबल सर्विसेज, जो इनका ही क्लाइंट था। तो ये इन्होंने एक्विजिशन किया था इस कंपनी का। उसके बाद फिर हम देखते हैं ऑफरिंग्स के बारे में। तो हम इतने जैसे DBS, PES, IMSS बात कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं DBS में ये सब आती है, डिजिटल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, सोल्यूशन एक्सेलरेटर, ऑटोमेशन हो जाता है, और IoT, माइंडफुल डिज़ाइन थिंकिंग, क्लाउड माइग्रेशन, डिजिटल कंटेंट मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म, और नॉलेज BOT एंड एडवाइजरी सेल्स। ये आ गया आपका DBS में। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इसमें इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम किया जाता है, जैसे कि एड्यूटेक एंड यूनिवर्सिटीज़, इंश्योरेंस टेक, लीगल टेक, ई-कॉमर्स, स्मार्ट लिविंग, डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज़, इंडस्ट्रियल हार्डवेयर एंड कंट्रोल। और इसमें इनको एक वो भी मिला था, अभी कोको कोला बॉटलिंग कंपनी से ऑर्डर भी आया था काफ़ी अच्छा। IMSS में साइबर सिक्योरिटी एक तो आता है, सिक्योरिटी ऑफरिंग्स आती है।
और इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ साइकिल सर्विसेज आती है इसमें। हाइब्रिड क्लाउड सर्विसेज, वर्कस्पेस सर्विसेज, सर्विस ऑटोमेशन, डेटाबेस एंड मिडल वेयर सर्विसेज और एसडी नेटवर्क सर्विसेज। तो ये सब मेन हाइलाइट्स है इन सब वर्टिकल्स में। उसके बाद फिर हम और भी चीज़ें देखते हैं जो ज़रूरी चीज़ है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल इनकम 18% CAGR से ग्रोथ किया है, 18 से FY 18 से। एबिटा 205% CAGR से। ये तो खैर टाइम फ्रेम थोड़ा कम है इसलिए आपको इतना ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। ज़्यादा टाइम फ्रेम में जनरली इतना ज़्यादा बड़ा नंबर यूजुअली नहीं रहता है, बट हाँ फिर भी काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंप्रेसिव। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 238% है CAGR, बट सिर्फ 2 साल का है, तो इसलिए 238% इतना बड़ा नंबर है। और 221% CAGR फ्री कैश फ्लो टू एबिटा। ROC 31.2% बहुत सही है। ROE 30% आसपास अच्छा है। EPS 11.45 जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है पिछले साल से। और नेटवर्थ आप देख सकते हैं लैक्स में 545 करोड़। तो अभी ये कंपनी फिर भी अभी छोटी कंपनी है, इसलिए इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ग्रोथ का। तो बड़ी कंपनीज का पोटेंशियल थोड़ा ज़रूरी नहीं है कम हो, बट हाँ थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, बट क्योंकि छोटी कंपनी है तो इसके पास काफ़ी ग्रोथ का रनवे है। डिजिटल रेवेन्यू में बात करें तो इनके मेन जो रेवेन्यूज़ आते हैं वो क्लाउड से। क्लाउड बहुत ज़रूरी चीज़ है इनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग 41% डिजिटल रेवेन्यू आता है जो कि मैक्सिमम इसी से रहेगा। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से 22.7% रेवेन्यू आता है, और एनालिटिक्स एंड एआई से 13.3%, और बाकी आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल्स में हम बात करें तो एड्यूटेक इनका सबसे बड़ा वर्टिकल आता है। उसके बाद हाईटेक 18.2%, 16.4% आपको BFSI यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से दिखता है आपको। इन ट्रैवल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से भी 13.6% आता है वर्टिकल। तो अच्छा है ये सब। आपको ये जानना ज़रूरी है कि इनका वर्टिकल में कितना परसेंटेज एलोकेशन है। जोग्राफी सबसे ज़्यादा अमेरिका से आता है इनका 73.4%, यूरोप से और इंडिया से 11.8% आता है। कॉन्ट्रैक्ट टाइम एंड मटेरियल 78% और फिक्स प्राइस 22%। क्लाइंट रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन भी आप एक बार देख लीजिए तो टॉप 5 से 33.3%, टॉप 1 से लगभग 15%, टॉप 10 से 47.7% और टॉप 20 से 64% ले लीजिए। बिलियन डॉलर कस्टमर्स आपको हर साल इंक्रीमेंट दिख रहा है और इस साल 26 हो गए हैं वो। यूटिलाइजेशन 5.1% ऑन साइट है और ऑफशोर 95% आसपास दिख रहा है आपको, और जो कि हर साल लगभग कांस्टेंट ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एट्रिशन में बहुत ज़्यादा ड्रॉप दिखा है, बट ये अब आगे बढ़ सकता है, फिर से वापस इंक्रीज हो सकता है एट्रिशन। ये इन्होंने एक एक्सपेक्टेशन बताई थी अपने अर्निंग्स कॉल में, और वो हमने अपने वीडियो में कवर की है जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी उन्होंने बहुत सारे हाइलाइट्स बताए थे जो आपको जानना एज एन इन्वेस्टर काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद हमने आपके लिए सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज़ भी ढूंढ के रखे हैं जो आइडेंटिफाई उन्होंने किया है। तो फाइनेंशियल रिस्क आता है उसमें, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, कस्टमर क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी, ये आता है। बिजनेस रिस्क हो गए, इसमें आता है कस्टमर इनसोर्सिंग, श्रिंकिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल्स, कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यूज। ऑपरेशनल रिस्क्स, डेटा प्राइवेसी, सोशल मीडिया, टैलेंट अवेलेबिलिटी, बिजनेस कंटिन्यूटी, कोविड-19 पैंडमिक, ये तो क्या टेम्पररी है, बट ये सब ऑपरेशनल रिस्क में फिर भी आएगा ही। लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क रहेंगे इनके, प्रोजेक्ट डिलीवरी रिलेटेड रिस्क रहेगा, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क रहेंगे, जो कि आईटी कंपनीज में दिखती है, काफ़ी दिख रही है आजकल, मैलवेयर एंड रैंसमवेयर अटैक्स जो कि हैक हो जाते हैं और डेटा लीक हो जाता है, जो जुबिलेंट फूडवर्क्स में भी कुछ दिन पहले हुआ था। तो ये सब थ्रेट्स कॉन्स्टेंटली आईटी कंपनीज में खासकर बने रहते हैं। और उसके बाद फिर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। तो क्या क्या फैक्टर्स इनके ऑपरेशंस में इफेक्ट डाल सकते हैं वो हम देखेंगे, और ये जनरली अभी पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करेंगे। तो एक है एक्सपेंशन ऑफ कस्टमर बेस एंड न्यू सेल्स टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, और इसमें इन्होंने मेंशन किया कि वी हैव मेड एंड प्लान टू कंटिन्यू टू मेक इन्वेस्टमेंट्स टू एनहांस एक्सपर्टीज ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। और की फोकस इंडस्ट्रीज है एड्यूटेक, हाईटेक, बीएफएसआई, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल। और इसमें हमने इनका मिक्स देखा था ऊपर एक पाई चार्ट के फॉर्म में कि कितना कंट्रीब्यूशन किस में है। तो वो लोग ये टारगेट करें कि नए कस्टमर्स खोजे और ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं उन्हें नई नई चीज़ें बेचे, नए सर्विसेज बेचे।
उसके बाद आर एबिलिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स जो कि R&D बोलते हैं, एंड एनहांस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डिंग्स विद इवॉल्विंग कस्टमर नीड्स। उसके बाद आर कंटिन्यूड ग्रोथ, तो हमने देखा था कि इनका जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएस से, और फिस्कल्स ऑफ 2021 में 77.5% एंड 73.4% रिस्पेक्टिवली रेवेन्यू आया है यूएस से। तो हेवीली हेवीली डिपेंडेंट है ये लोग यूएस से, और इसमें थोड़े से रिस्क आते हैं, जैसे कंपटीशन का रिस्क हो गया, इकोनॉमिक रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एंड रेगुलेटरी रिस्क। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है इस कंपनी के लिए, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ प्रॉब्लम इधर आया इनमें से किसी भी डोमेन में तो कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है, बट इन जनरल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ एंड मार्जिन ऑन आर सर्विसेज एंड रेवेन्यू मिक्स, एंड फाइनली कंटिन्यूड रिलेशन विद ISVs। तो ये चीज़ें थी जो इनके ऑपरेशंस को थोड़ी इफेक्ट डाल सकती है। हाँ, लास्ट ईयर है क्या, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ IT प्रोफेशनल्स। तो रिक्रूटमेंट तो इन्होंने इस साल बहुत की है, रिटेंशन मतलब वही एट्रिशन जो हमने बात की थी, एट्रिशन कि लोग छोड़ने लग जाते हैं। तो एट्रिशन रेट ये लोग अगर कंट्रोल कर लें तो काफ़ी अच्छा है, और वन ऑफ द लोएस्ट एट्रिशन रेट्स है IT सेक्टर में इस कंपनी की, क्योंकि IT सेक्टर में एट्रिशन बहुत ज़्यादा होते रहता है, लोग लोग स्विच बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए ये इन्हें रिटेंशन ज़्यादा रखना पड़ेगा। और जब एट्रिशन ज़्यादा होता है तो थोड़ा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में भी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि नए नए लोग आते हैं तो उनको पूरा स्टार्टिंग से पूरा कल्चर में वो ब्लेंड इन होते हैं, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है लोगों को एडजस्ट होने में। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो हम सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखेंगे, स्टैंड अलोन नहीं। तो आइए हम देखते हैं कैसा है फाइनेंशियल्स। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जो भी फिगर्स है लैक्स में, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो कुछ भी नहीं है, ऑफ कोर्स 69 लैक्स है बस। गुडविल में आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट दिख रहा है, पिछले साल 6 करोड़ था, इस साल 76 करोड़ का गुडविल आया है। और बहुत ज़्यादा गुडविल कोई भी अगर कंपनी में हो, IT कंपनीज में गुडविल थोड़ा ज़्यादा रहता है, और अगर कोई भी IT कंपनी में बहुत ज़्यादा गुडविल हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो हमने टेक टेक बबल जो 1999 से 2001 तक आपने देखा था, उसमें IT कंपनीज का गुडविल जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंसेन लेवल्स पे पहुंच गया था। उसके बाद तो जो क्रैश हुआ तो आप जानते ही होंगे। तो इसलिए गुडविल को हमेशा चेक में रखना चाहिए। तो गुडविल 76 करोड़ रहा है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं करंट एसेट्स में, कि इन्वेस्टमेंट्स है 391 करोड़ के, और ट्रेड रिसीवेबल्स 121 करोड़ है, ये तो ठीक है। और उसके बाद हम इक्विटी आप जान सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल 28 करोड़ का है, और अदर इक्विटी यहाँ पे लिखा है इन्होंने 517 करोड़। तो ये क्या है, ये हम नोट्स में देखेंगे आगे, और तो आप बने रहिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि क्या है। तो लाइबिलिटीज़ में हम बात करें तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 36.6 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कैश है, तो इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मैटर करेगा। और करंट लाइबिलिटीज़ में थोड़ी बोरिंग्स है 109 करोड़ की आपको दिख रही है, और मेन यही था, ज़्यादा कुछ। अच्छी बैलेंस शीट है, नॉट एन इशू। कैश भी इनके पास काफ़ी अच्छा है, वो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 773 करोड़ हुआ है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 186 करोड़। अगेन इन्हें थोड़ा डिफर्ड टैक्स था, तो 11 करोड़ आसपास डिफर्ड टैक्स है, इसलिए प्रॉफिट ऑफ द ईयर 162 करोड़, 162.4 करोड़ हो गया, जो कि 71 करोड़ से इंक्रीज होके आया है। तो ये एक बार हमने EPS भी आप देख सकते हैं 11.75 है। तो ये हमने देख लिया इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद फिर आइए और चीज़ें देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो देखते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने बात की 186 करोड़ रहा है। उसके बाद इन सब रीज़न से और जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन सब चीज़ों के बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इनका है 208.8 करोड़। तो ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, और इन्होंने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया या जो भी किया उसके बाद घट के वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपको 143.65 करोड़ दिख रहा है। और ये सब का मिक्स, ये सब का ब्रेक आपको यहाँ पे दिख सकता है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा आपको एक चेंज दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि
प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स 393 करोड़ है, जो कि पिछले बार सिर्फ 20 करोड़ था। और परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो पिछले बार कुछ भी नहीं था, वो इस बार बढ़कर 692 करोड़ हो गया है, जो कि 692 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है म्यूचुअल फंड्स में। और ये किस किस में हुआ है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहिए। और नेट कैश फ्लो यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है 283 करोड़ नेगेटिव में। और फाइनली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इन्होंने थोड़ा बहुत तो रीपेमेंट किया है अपने डेट का, तो 12 करोड़ नेगेटिव दिखा। और प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इससे इनको 105 करोड़ रेज हुआ है। और नेट कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 169.36 करोड़ है। और नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 29 करोड़। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आप देख सकते हैं 85.83 करोड़ है, जो कि अच्छा है। टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 85.83 करोड़, जो कि अच्छा कैश है इनके पास। तो ये हमने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद फिर एक बार हम नोट्स में देख लेते हैं कि इन्होंने कौन से म्यूचुअल फंड्स में लगाया है। और इतना ज़्यादा अमाउंट है तो वो देखना ज़रूरी हो जाता है एक बार। तो 277, हाँ। तो इन्वेस्टमेंट्स जो इन्होंने किए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये सब मेन अमाउंट पहले तो दिया हुआ है, और ये सब म्यूचुअल फंड की लिस्ट है इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने किए हुए हैं। तो इसमें पूरा मिक्स दिया हुआ है, HDFC में किया है, IDFC में किया है, कोटक, आदित्य बिरला, ICICI प्रूडेंशियल। तो ये सब फंड्स में इन्होंने थोड़े से पैसे इन्वेस्ट किए हैं, सिग्निफिकेंट पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो ये एक बार देखना ज़रूरी था। एग्रीगेटेड बुक वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स 391 करोड़। उसके बाद फिर एक बार हम और भी चीज़ें देख लेते हैं। तो अदर इक्विटी, तो ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा था, तो इसका ब्रेकडाउन है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में 404 करोड़, और रिटेन्ड अर्निंग्स 105 करोड़, और टोटल इसलिए आपको अदर इक्विटी का सम अप दिख रहा है 517 करोड़, जो हमने वहाँ पे देखा था। तो ये ब्रेकडाउन था। अ, तो ये हमने अदर इक्विटी का भी नोट्स देख लिया। और अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतना ही हमें देखना था। और अगर आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है कि आगे वाले क्वार्टर्स में कंपनी का क्या प्लान्स है, तो हमने उस पर भी वीडियो बना रखा है अर्निंग्स कॉल समरी से देख के। तो उसमें आप आपको अर्निंग्स कॉल समरी के बारे में बता रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसमें हमने अर्निंग्स कॉल समरी दी है, और इसमें डिस्कस किया कि आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है, क्या अंडरलाइंग रिस्क्स हैं, वो सब मेंशन किया हुआ है। तो आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा, काफ़ी ज़रूरी वीडियो है। और उसके बाद अगर आपको रिजल्ट्स का एक बार वीडियो देखना है, तो आप रिजल्ट्स का भी वीडियो देख सकते हैं, हमने वो भी बना रखा है। और अभी आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई कंपनी का एनुअल रिपोर्ट का ऐसे ही डिकोडिंग चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि हम उसके भी प्रिपेयर कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपने अभी तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे चैनल को प्रमोट करने में मदद करें, लाइक करें, ताकि हम और भी वीडियोस ला पाएँ। और अपना ध्यान रखें अपनी सेहत का। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम नए कंपनी का एनुअल रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो तब तक बने रहिए चैनल पे। तो मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।